सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया, मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है और आप कह सकते हो ये उनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। चलो फिर आप मुझे बताओ किंग ऑफ क्ले कोर्ट किन्हें कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, अभी लिख के बताओ, देखिए किस किस को पता है। प्रश्न में अगर हम बात करें तो हमने कहा कार्लोस अल्काराज ने ये फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया मेंस सिंगल का, और हमने कहा ये उनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। वैसे ओवरऑल वो अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन कौन से? 2022 में यूएस ओपन जीता था, 2023 में विंबलडन ओपन और अभी 2024 में ये फ्रेंच ओपन जीत लिया। आपको बताए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ये सबसे बड़े कहे जाते हैं ग्रैंड स्लैम। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और मैंने आपको बताया यहाँ से कई बार एक स्टैटिक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट मैंने आपसे पूछा था तो उसका उत्तर होगा राफेल नडाल, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। यहाँ तो हमने मेंस सिंगल की बात कर ली, अगर वुमेन्स सिंगल की हम बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ वुमेन्स सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड के प्लेयर हैं, तो ये दोनों नाम याद रखना। अच्छा, ये तो फ्रेंच ओपन की हमने बात कर ली। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि कार्लोस अल्काराज ने यहाँ पे किसे हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, वो जर्मन के टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये तो हमारा फ्रेंच ओपन हो गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, उसको भी रिवाइज करते हैं। तो इसमें वुमेन सिंगल टाइटल आरेना सबालेंका ने जीता था, वो बेलारूस की प्लेयर है। और मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली के प्लेयर है। और उसमें मेन्स डबल भी हमको याद रखना है क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना ने, और उनके साथी थे मैथ्यू एब्डेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया है एक यूनाइटेड कप 2024 का आयोजन भी हुआ था, ये टेनिस का ही चैंपियनशिप है, सिडनी में हुआ था, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसको जर्मनी ने जीता था, पोलैंड को हराया था। और एक डेविस कप भी होता है, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है डेविस कप, इसको इटली ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और एक फेड कप होता है जिसे बिली जीन किंग कप कहते हैं, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसको अभी कनाडा ने जीता था इटली को हरा करके। और 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको और बताए थे, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। क्यों याद रखने इनके नाम? क्योंकि अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी ये बने थे, इसलिए इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेनिस से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना। और थीम क्या है इस बार की? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, फिर वो 4 फरवरी को होता है। और एक विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे भी होता है, वो 22 जुलाई को होता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये तो आंसर होगा सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। और ये प्रश्न भी बनता है कि छोटा मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं? अनुमस्तिष्क को, सेरिबेलम को। और ये भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि मानव मस्तिष्क की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड दृढ़तानिका, ड्यूरा मैटर। तो ये तो ब्रेन से बनने वाले प्रश्न जो एक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अभी जून में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं ये भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और फिर 8 जून को एक तो अभी विश्व महासागर दिवस मनाया था, और 8 जून को ही ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मना रहे हैं। तो ये अभी तक के जून के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ज़्यादा डेज नहीं है, तो आप आराम से याद रख पाओगे। याद रखना, वैसे तो हर बार मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा, आपको अच्छे से रिविजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन रिवीजन करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। और अच्छे से रिवीजन कैसे होगा? सबसे पहले तो आप खुद से ये तय करें कि आपको रेगुलर रहना है करंट अफेयर्स की क्लास में, चाहे सुबह देखो, दिन में देखो, शाम को देखो, रात को देखो, जब भी आपका टाइम टेबल बनता है अपने अनुसार, जब भी आपको टाइम मिलता है तब देखो,
लेकिन रेगुलरिटी आपको बना करके रखनी है। और दूसरी चीज, जब भी मैं आपको किसी भी पॉइंट पे रिवीजन करवा रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पे रिवीजन करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। अपने घर में बोलने की शर्म तो है नहीं कि क्लास में भीड़ में तो बोल नहीं रहे हो तो कि शर्म आएगी, गलत दूंगा, ऊंचा बोल दूंगा, कम बोल दूंगा। मन में बोलना है, जोर से बोलना है, जैसे बोलना है बोलो। बोलने से चीजें याद होती है इसलिए बुलवा रहा हूँ, वरना मेरे को क्या फायदा आपके बोलने से। बात समझ में आ रही है? तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं अभी। और सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें, ताकि आपके थ्रू अगर आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड हमसे जुड़ सके, कोई स्टूडेंट जुड़ सके, तो हम भी हमारे लाइक के टारगेट के थोड़ा नजदीक पहुंचे। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 176। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स की बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की। किसने जारी किया? तो अमेरिका की जो येल यूनिवर्सिटी है, उसका येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी है, और उसी ने इसको जारी किया है। हर 2 साल में ये जारी करता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि किस देश ने एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा काम किया है, एनवायरनमेंट के लिए किसी भी देश में पॉलिसीज कितनी अच्छी चल रही है, एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए वो देश क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो इन सब के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, और इस बार इसमें इंडिया को रैंक दी गई है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। वहीं टॉप पर कौन है? टॉप पर एस्टोनिया देश है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे जर्मनी है, भारत 176 है, और सबसे आखिरी 180 नंबर पे है वियतनाम। तो याद रखना कौन सा इंडेक्स है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है। किसने जारी किया वो मैंने आपको बता दिया। भारत की रैंक क्या है? 176। टॉप पे एस्टोनिया है, लास्ट पे वियतनाम है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, सूचकांक वाला प्रश्न है। आपको पता है क्या होगा? अब 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। सारे मतलब सारे, जनवरी 2024 से लेके अभी जून 2024 तक सारे इंडेक्सेस यहाँ पे आप कवर कर लोगे। 5.5 महीने के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ये रहे आपके सामने। तो देखो, इस साल का जो पहला इंडेक्स आया था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें भारत की रैंक 93 थी। टॉप पे डेनमार्क था, उसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर हमने पढ़ा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे क्लीन शहर बोलेंगे तो 2 थे, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पे था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड। राज्यों में महाराष्ट्र था। सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज था। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ था। पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई थी। 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे ज्यादा पहले तो याद रखो, भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें बताया था सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो लंदन टॉप पे था। भारत से बंगलुरु टॉप पे था, जो इस लिस्ट में 6ठे स्थान पे है। उसके अलावा लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 आया, 41 नंबर पे भारत था, और नॉर्वे टॉप पे था। इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 आया। भारत 42 पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, इसमें भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क था। एक मानव विकास सूचकांक 2022 आया था, इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत 4थे स्थान पे था, और टॉप पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना था। इसका मतलब ये हो गया, भारत की जो सैन्य शक्ति है वो दुनिया में 4थी सबसे ज्यादा ताकतवर सेना है भारत की। एक बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आया था, भारत 51 नंबर पे था, टॉप पर सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था, हुरुन ने जारी किया। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना था भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का था। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पर रशिया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे था, टॉप पे नॉर्वे था, जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39 नंबर पे था, इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और अमेरिका इसमें पहले स्थान पे था।
अभी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 भी आया था, इसमें टॉप पे न्यूयॉर्क था और भारत से दिल्ली टॉप पे था जो इस सूची में 350वें स्थान पे था। तो ये 2024 की सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नरसिंह को। तो नरसिंह ये एक टेनिस कोच है जिनको आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सन 2002 में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस की याद में शुरू किया था, और ये जो है नरसिंह इस पुरस्कार को पाने वाले 11वें प्राप्तकर्ता बने हैं। अच्छा, वैसे अभी अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने ही महिला कोचों के लिए भी एक नया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया है, और महिलाओं में ये पहली बार दिया गया है पुणे की रोहिणी लोखंडे को। रोहिणी लोखंडे ये राष्ट्रीय खेल संस्थान से योग्यता पाने वाली पहली महिला टेनिस कोच थी। अच्छा, इसमें पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपए। अच्छा, एक बार फिर अवार्ड वाला प्रश्न आया, तो 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आप सबको ये याद हो चुके होंगे मुझे पता है, जो रेगुलर स्टूडेंट है। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि अभी सीनियर जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक को मिला, जर्मनी की लेखिका है, उनके नोवेल काइरोस के लिए, और ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर जिसको कहते हैं 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम से हैं। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार ये पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पाउलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को 2024 का। प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। और मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना प्रिस्कोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक की। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 58वां संस्करण था, 2 जनों को मिला, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबिहार पुरस्कार एस सोमनाथ को, इसरो के अध्यक्ष हैं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान असम का सर्वोच्च सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई साहब को मिला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए तो संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला डॉक्टर रवि कन्नन को। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा आदित्य राय कपूर। तो पानी का ब्रांड है बिसलेरी, ये तो आप सभी जानते हैं, और उसी का एक सॉफ्ट ड्रिंक आता है लिमोनाटा नाम से, और अभी उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आदित्य राय कपूर। अच्छा, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो महेंद्र सिंह धोनी से शुरुआत करें तो स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने थे, लेस के बने, एसबीआई के बने, सिट्रियन इंडिया, सिट्रियन एक कार कंपनी, उसके बने थे। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर को और उसके बाद राजकुमार राव को। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को बनाया। और इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं और राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुए थे, पिछले साल भारत में हुए थे, और भारत उसमें उप विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। और जो सौरव गांगुली हैं, एक तो ये भी पश्चिम बंगाल के बने थे, त्रिपुरा पर्यटन के, बंधन बैंक के ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया की गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी।
और रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। एक लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसके बने थे ऋतिक रोशन। वहीं प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शामी बने। एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्वेन एजुकेशन, उसके चेतन भगत बने थे। और बिस्लेरी की जो पानी की बोतल है उसकी बनी थी दीपिका पादुकोण। ध्यान से देखना, बिस्लेरी की जो पानी की बोतल है उसकी तो दीपिका पादुकोण है, और अभी अपन ने जो पढ़ा है बिस्लेरी का एक जो सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है लिमोनाटा, उसके बने आदित्य रॉय कपूर। और बोट जो ईयरफोन वगैरह स्पीकर आते हैं उसके बने थे रणवीर सिंह। फिट इंडिया मूवमेंट के बने थे नरेंद्र कुमार यादव। एवरेडी बैटरी के नीरज चोपड़ा बने थे। और बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल आता है उसके भी नीरज चोपड़ा बनाए गए थे। स्पेस इंडिया की अभी संजना सांगी बनी थी। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर। मुथूट ग्रुप की शाहरुख खान। और अभी तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 को लॉन्च किया, तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई ने ये अपना तीसरा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन को लॉन्च किया है। क्या है ये, क्या इसका उद्देश्य है? तो वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करना, उसका पता लगाना और उसे रोकने के लिए नई तकनीक और समाधान विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस हैकाथॉन की 2 थीम रखी गई है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। मतलब क्या? मतलब यूं समझो कि एक तरह की प्रतियोगिता है। इसमें आपको कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नया सिस्टम बनाना है जिससे वित्तीय धोखाधड़ी न हो, उसका आप पहले से ही पता लगा लो और उसे रोका जा सके। इसके अलावा एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस बनाओ कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, वो नोटों की जो करेंसी है उसकी सही से पहचान कर सकें। ऐसा कुछ आपको टेक्निक डेवलप करनी है। इस तरह की ये प्रतियोगिता है। इसमें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, अगर आप प्रथम आओगे तो 40 लाख रुपए। तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में मुख्यालय हो गया। और आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है, तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया, तो आंसर होगा यूनेस्को ने। तो रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024, जिसको जारी किया है यूनेस्को ने। इस रिपोर्ट में वैसे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूं, लेकिन वो पॉइंट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, रिपोर्ट का नाम दे देंगे, बोलेंगे किसने जारी किया है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ मुख्य रूप से क्या क्या बिंदु इसमें बताए गए। जैसे कि इसमें बताया गया कि महासागरों में तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इसके कारण समुद्री जीवन और मानव अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा ये बताया गया कि वायुमंडल में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ रही है, उसके कारण समुद्री जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। और 1993 से समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है और भूमि को नुकसान हो रहा है। तो कौन सी रिपोर्ट में ये सब बातें कही गई है? स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024, जिसको जारी किया है यूनेस्को ने। और यूनेस्को की स्टैटिक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा को हटा दिया है, तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा की थी ये योजना, नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। अभी न्यूज में क्यों है ये, या यूं कहूं कि इस योजना में होता क्या है, तो इसमें कृषि मशीनरी चलाते समय अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है, तो ऐसे में सरकार उसको वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है। पर अभी तक इसमें एज लिमिट थी। इसमें कहा जाता था कि भैया उस व्यक्ति की जिसके साथ ये हादसा हुआ, उस किसान की जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 65 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 10 और 65 के बीच का वो व्यक्ति होना चाहिए, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एज लिमिट को हटा दिया गया है। इसमें मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और विकलांगता आती है तो उसके अलग अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से इसमें सहायता दी जाती है। अच्छा, बात हरियाणा की है तो हरियाणा की स्टैटिक मैं आपको कराता हूँ। देखो ये रहा मैप में हरियाणा, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरण, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं। राजकीय पक्षी काला तीतर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। राजकीय पुष्प लोटस है, ये कर्नाटक का भी है। और राजकीय ट्री पीपल है। अच्छा, पीपल के पेड़ से कुछ याद आया, चलो उस अभियान का नाम बताओ अभी जो मोदी जी ने शुरू किया था। एनवायरमेंट डे के मौके पर उन्होंने एक पीपल का पेड़ लगाया था। किस अभियान के तहत, कौन सा अभियान शुरू किया था? वो अभियान का नाम पूछ रहा हूँ मैं, आपको याद आ रहा होगा आपको। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? 10 सीटें हैं, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AJT जान सिंह का निधन हो गया। वे क्या थे? वन्यजीव संरक्षणवादी। तो प्रतिष्ठित भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी थे ये AJT जान सिंह। पूरा नाम था असीर जवाहर थॉमस जान सिंह। इनका भी निधन हो गया। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ एक मैं आपको बताऊं तो 2005 में ABN एमरोज सेंचुरी लाइफटाइम वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड मिला था। 2004 में कार्ल जीस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला था। तो नाम याद रखना, AJT जान सिंह वन्यजीव संरक्षणवादी थे, निधन हो गया। अच्छा, इनके अलावा एक और निधन वाली न्यूज़ है, अलग से प्रश्न न करा करके मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। जो रामोजी फिल्म सिटी के बारे में आपने सुना होगा, उसके संस्थापक थे ये चेरुकुरी रामोजी राव, इनका नाम था। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। हैदराबाद में है। और उन्होंने तेलुगु भाषा में एक न्यूज़ पेपर भी शुरू किया था, उसका नाम था इनाडू। और एक टीवी चैनल भी आता था ETV, वो भी इनका ही था। 2016 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए निधन से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत और कतर के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक हुई। पहली बैठक है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान में रखें इसको। ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। बाकी आप जानते ही हो, कतर की कैपिटल होती है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पर भी आप प्लीज इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चलो, अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, फ्रेंच ओपन 2024 में वुमेन सिंगल जीता किसने? ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की है। फिर पूछा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया? तो भारत को नहीं चुना गया था। वैसे तो 5 जो चुने गए थे वो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान यानी ग्रीस। फिर पूछा, 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता कुमुद सैनी ने। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला वेल्लायन सुब्बैया को। विश्व महासागर दिवस आपने मनाया 8 जून को। PNB मेटलाइफ इंडिया के MD CEO बने समीर बंसल। दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई एनवीडिया। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने कमला किशोर सोन। और 10 ट्रिलियन रुपयों का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया SBI म्यूचुअल फंड। RBI ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 7.2%। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल का होमवर्क प्रश्न में आपसे पूछा था, किसने स्कोर 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेबी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।